बजट के सबसे बड़े दिन के बाद आज का दिन भी उतना ही अहमियत वाला, क्योंकि आज है आपके लिए खास बजट की फाइन प्रिंट्स और बजट के बाद का पूरा एक्शन। ग्लोबल मार्केट से मजबूत 2 दिनों की शानदार तेजी और आज फिर से मजबूती के हैं संकेत। तैयार हो जाइए एक और एक्शन पैक दिन के लिए। स्वागत है आप सबका बजट के बाद की इस महा कवरेज में जी बिजनेस पर। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, कल के दमदार एक्शन के बाद आज भी हमने कुछ दमदार एक्शन दर्शकों के लिए भी प्लान करा है और पूरे दिन एक्शन यहाँ पर है। बिल्कुल दीप, और आज के एक्शन की सबसे खास बात यह है कि आज हमारा फोकस 2 जगह है जी। एक तो ये कि बजट की फाइन प्रिंट्स में जो कुछ भी आया है या बजट के ऐलानों में वित्त मंत्री जो कुछ भी कहकर गई हैं, उसका क्या मतलब किन सेक्टर्स के लिए, किन स्टॉक्स के लिए, बाजार के लिए, आपके पोर्टफोलियो पर क्या निकलता है, इसका पूरा विश्लेषण हमारी दमदार रिसर्च टीम आपके लिए दिन भर लेकर आएंगी और हमारे एक्सपर्ट्स भी। दूसरा, दर्शकों ने जो प्यार दिया है उसके चलते हमने हमारे सारे पैनलिस्ट और एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट की कि उन्हें बजट स्टॉक एक्सचेंज एक दिन के लिए और एक्सटेंड किया जाए। तो आज भी कल की तरह पूरे दिन भर बाजार में बजट स्टॉक एक्सचेंज रहेगा। और कल मैं आपको बता दूं दीप, करीबन 130 कॉल्स हमारे बजट स्टॉक एक्सचेंज से हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हुए दिखे और उनमें से लगभग 100 के आसपास के टारगेट्स कल हिट होते हुए नजर आए। तो उस तरह का दमदार एक्शन कल बाजार में रहा। तो आज दोनों ही बजट के एनालिसिस के लिहाज से जी और बाजार के एक्शन के लिहाज से हमारी पूरी टीम तैयार है सर, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। और जो एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, मुंबई में नहीं है, वो दिल्ली से या बाहर से हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं। तो पूरा का पूरा पैनल आज भी आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए एकदम रेडी होकर आया है। और बाकी तो सब अभी थोड़ी देर में हम बजट स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचेंगे, बात करेंगे, देखेंगे, जानेंगे उनसे भी। एब्सोल्युटली सर, तो पूरी तैयारी है आज के लिए। जितना एक्शन कल देखा था आपने, उतना ही एक्शन आज भी आप हमारे साथ देखने वाले हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है सर, क्योंकि पोस्ट बजट आज बाजार को रियलाइज हो रहा है। काफी चीजें हमने भी फाइन प्रिंट पढ़ा बजट का, वहां से भी सीखा है। तो बताएं सर, आज का एजेंडा क्या है, आज का सेटअप क्या है, आज के लिए बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें तो देखिए, ग्लोबल संकेत तो पॉजिटिव साइड पर है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। एफआईज के संकेत न्यूट्रल साइड पर है, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। एक बदलाव जो दिख रहा है वो एफआईज के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल हुए हैं। ये बड़ा बदलाव है जिस पर हम थोड़ा विस्तार से आगे बात करेंगे। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं ही, सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल है। एक थोड़ी सी आज अगर अच्छी क्लोजिंग मिल जाए तो ट्रेंड को पॉजिटिव की तरफ हम ले जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है सर। कितने समय बाद है कि एक भी नेगेटिव नहीं है? बहुत समय बाद। कल भी एक एफआईज को छोड़ दें, का था, हाँ, अदरवाइज तो सारे के सारे पॉजिटिव्स का। ठीक है, तो चलिए, ये सेटअप अच्छा है। और सर, ये पूछने का लॉजिक ये था कि क्योंकि पोस्ट बजट डे है तो काफी सारी चीजों को समझना जरूरी है। तो पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, कल का जो डॉक्यूमेंट था, शॉर्ट स्पीच था, शॉर्ट एंड स्वीट जो कहते हैं, काफी फोकस स्पीच था। इस स्पीच से, इस बजट से अच्छी बातें क्या निकल कर आई हैं? जो हमारी ग्रोथ बूस्टर की बात थी, वहां से क्या निकला है? दीप, पहली चीज, चूंकि हम पोजीशंस के लिहाज से भी और इमोशंस के लिहाज से भी बजट में हल्के गए थे, तो हमें एक ही चीज चाहिए कि खराब कुछ ना करें। और सबसे बढ़िया काम वित्त मंत्री ने ये किया कि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं। मतलब एक क्या होता है कि मतलब है ना, अगर सपोज मैं टीम लीडर हूं तो मेरे मन में ये आ सकता है, दीप को ये काम बोलूं, वरुण को ये काम बोलूं, कुछ न कुछ ऐसे ही, मतलब नहीं भी, अरे क्या कर रहे हो भाई, है ना? तो वो आदत होती है। अगर वित्त मंत्री तो मैं ये भी करूं, कुछ तो करूं, लोग सोचेंगे इस वित्त मंत्री ने ये किया था, उसने वो किया था। उससे बच पाना, परहेज करना, ये आत्मनियंत्रण है, है ना? बिल्कुल सर। सो जो वित्त मंत्री ने बड़ा कमाल का करके दिखाया। देखिए, यही एक दिन है साल का वित्त मंत्री का जहां उनको सबसे ज्यादा फुटेज मिलता है, सबसे ज्यादा उनकी चर्चा होती है। क्यों 1 घंटा 30 मिनट ही बोलूं, क्यों ना 2.5 घंटा बोलूं? करेक्ट, पूरी दुनिया मुझे सुन रही है, देख रही है, मेरा दिन है जी, और बोले तो बोल भी सकते। बिल्कुल। देखिए, ये जो अपने आप में कंट्रोल करना है, इसके लिए हेड्स ऑफ है वित्त मंत्री को कि भाषण छोटा रखेंगे, कोई आलतू फालतू चीजें नहीं, जो काम की बातें वही बताएंगे जी, और एकदम टू द पॉइंट। ये बात सही। कोई शेरो शायरी भी नहीं, कोई चुनावी वादों के हिसाब से कुछ बात नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी बजट में, कि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करी। उसके अलावा भी काफी कुछ चीजें हैं जो बजट में आती हुई दिखी है। पॉइंट ये है कि मार्केट को जो चाहिए वो सब कुछ मिला है जी। चुनाव का मौसम है और एक तरह से काफी लोग लोकसभा के मिनी चुनाव देख रहे हैं। किसानों का आंदोलन हुआ था जी, पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों किसान प्रधान राज्य हैं, वहां पर चुनाव है आपके सामने। चाहते तो हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में किसान आ सकता था,
बिल्कुल, लेकिन कहीं नहीं आया। तो सरकार ने बहुत साफ किया है, चुनाव अपनी जगह, इकोनॉमी अपनी जगह जी, हम मिक्स नहीं करेंगे। बिल्कुल, जो देना है वो दिया, अपने तरीके से दिया कि नल जल हो गया, गति शक्ति योजना हो गई, आवास योजना में और पैसा बढ़ाना, वो सब ठीक है, कर सब रहे हैं, बोल नहीं रहे। ये बोलने से परहेज करना बड़ी बात है, बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ। जो वित्त मंत्री ने करके दिखाया और इस बजट में था, तो पॉपुलिस्ट बजट नहीं तो क्या होता है, हेडलाइन क्या बनती थी, हेडलाइन आपकी ये बनती थी कि पूरी तरह से चुनाव को ध्यान में रखते, कहीं भी आप देखिए किसी भी चैनल पर जी, ये हेडलाइन नहीं कि चुनाव के लिहाज से बजट बनता हुआ दिखा है, ये बजट पूरी तरह से नॉन पॉपुलिस्ट, उसकी फ्रेमिंग जो हुई है वो उस तरह की हुई है, ये साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा इस बजट में लॉन्ग टर्म विजन पहली बार 25 साल के लिए कोई सोच रहा है। एब्सोल्युटली सर, बजट में 25 साल का सबसे बड़ी चीज क्या दीप है ना, हर सरकार की प्रॉब्लम है, मेरा कार्यकाल कहां तक है, हाँ शॉर्ट टर्म विजन नहीं रहता है। वो अब तक गलत भी नहीं था। देखिए कोई मतलब अब आपको पता भी नहीं कि वापस चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, अच्छा जीते ना जीते वो अलग बात है, लेकिन क्या आप देश के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन के तौर पर चल रहे हैं क्या? तो ये लॉन्ग टर्म विजन और पॉलिसी की स्टेबिलिटी, ये एक बड़ी चीज है। शायद है ना हमारे रिटेल इन्वेस्टर इसे समझे ना समझे, लेकिन लॉन्ग टर्म फंड्स, बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स, विदेशी निवेश के जरिए बड़ा पैसा लगाने वाले लोग महीने 2 महीने 6 महीने साल भर के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं आपके लिए 5 साल 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो अगर आप 10 से 15 साल 20 साल 25 साल की विजन दे सकते हैं, तो वो पॉलिसी की स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म विजन। और दूसरी बात एक और क्लियर कट जो दिख रही है बजट में, कि वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि बजट पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो चौथी बात जो सबसे बड़ी, जिसकी वजह से हमने टाइटल ग्रोथ बूस्टर रखा, 7.5 लाख करोड़ का कैपेक्स अब तक का सबसे ज्यादा, वो तो होना ही था। 2019 से हम 2022 में डबल, ठीक है, डबल। और मतलब हमने बेस्ट केस सिनेरियो में 6.5 लाख करोड़ सोचा था, 7.5 लाख करोड़ का कैपेक्स। और मतलब ये बड़ा खर्चा है, और इस सरकार 1 रुपया खर्च करती है, 4 रुपए की ग्रोथ दूसरी जगह से आती है। सो सरकार ने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है, उनका भी वेलकम है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं है, हम करेंगे खर्चा, हम ग्रोथ को देंगे बढ़ावा। तो ये 7.5 लाख करोड़ का, अगर मैं बोलता हूँ 6.5 लाख करोड़ भी कर दे, 7 लाख करोड़ भी कर दे, गजब है। तो भी एक इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। और उसके पीछे रीजन ये है कि जो आंकड़े सरकार ने रखे वो बहुत बेहतरीन है। ये बड़ी बात। और पहली बार, मैं दीप ऑनेस्टली कह रहा हूँ, पहली बार है ना लोग आंकड़ों पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे। नहीं तो हमेशा कहते हैं अच्छा ये इतना बोला ना, ये इतना डाइवेस्टमेंट करेंगे, इतना नहीं होगा, इतना ही होगा। अच्छा इतना बोला ना फिस्कल डेफिसिट, इतना नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा। फर्स्ट टाइम आपको आंकड़े भरोसेमंद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और भरोसेमंद ही नहीं, ज्यादा लोग ये मान रहे कि अंडरस्टेट किए, हाँ, मतलब इससे ज्यादा हासिल करेंगे, कि किसी आईटी कंपनी की तरह आप कम कहें ज्यादा करें। सो मतलब ये सरकार के लिए क्रेडिबिलिटी लाना जी, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये पॉइंट मतलब आप सिर्फ इसको सेंटीमेंट से समझ सकते हैं, इनको आप नंबर में डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी चीज है। बजट में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मतलब वॉक द टॉक, जो सरकार कह रही है वो तो करेगी, हो सकता है उससे बेहतर करे। कहने का मतलब है कि अगर आपको इस साल कोरोना से नहीं जूझना पड़ा, तो फिर इसमें कोई डाउट, आप 6-7% की टैक्स ग्रोथ ले रहे हो 22-23% के सामने, सबको पता है उससे ज्यादा होगी। करेक्ट। डाइवेस्टमेंट का अमाउंट सबको पता है इससे ज्यादा होगा। करेक्ट। लेकिन फिर भी कम लेकर ज्यादा करें वो बेहतर है। और दूसरा ये कि जो फिस्कल डेफिसिट का रोड मैप है वो 4.5% का उन्होंने दे ही दिया, 2026 तक करना है। सो मेरे ख्याल से बहुत क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन बजट का साफ है कि सरकार क्या करना चाहती है। एब्सोल्युटली। इस लिहाज से मतलब निकालना मुश्किल है कि आप इसमें गलतियां ढूंढें। जी बिल्कुल। तो वो सारा जो क्रिटिसिज्म है, छोटा बजट है, सिर्फ ये बताया, इतनी सारी चीजें नहीं बताई, बट वो एक एक्चुअली सरकार की पॉलिसी है कि रियल रखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे और वैसा निकल कर आए। चलिए सर, पर कुछ चीजें थी, मतलब एक्सपेक्टेशन, सर हर बजट से एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई होती है, तो कुछ चीजें मिसिंग भी थी जो आपको इस परफेक्ट नाम की तो कोई चीज होती है ना, मैं ना आप ना कोई बजट ना कोई सरकार, वो तो हमेशा आप कितना भी कुछ करें, कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी दिखेगी जो मिसिंग है। इस बजट में भी है मिसिंग। सबसे बड़ी मिसिंग चीज जो है वो टैक्स पेयर्स को राहत के तौर पर, हाई इन्फ्लेशन एनवायरमेंट में हम है, करेक्ट। और कोविड के बाद लोगों के खर्चे काफी बढ़े, बिल्कुल, रियल इन्फ्लेशन काफी हायर लेवल पर है। ऐसे में मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने की जरूरत थी।
और स्पेशली जब आप कॉर्पोरेट से कंपेयर करें और स्पेशली जब आपके पास टैक्स बॉयंसी है, आपको पता है 40% टैक्स कलेक्शन बढ़कर आ रहे हैं और आपको ये भी पता है कि अगर आप टैक्स रेट्स कम करते हैं तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता है और टैक्स एफिशिएंसी आती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वित्त मंत्री ने ये मिस किया, ये कर देना चाहिए था। हो सकता है एक आध साल इसलिए रुक रहे हो कि जब चुनाव के नजदीक करेंगे, इतना तो किसी भी सरकार का चुनाव के बारे में सोचना बनता है। वो हो सकता है, बट जरूरत थी इस वक्त जी करना था, तो सरकार को जरूरत है कम करने की, इस वक्त लोगों को जरूरत है। अगर करती वित्त मंत्री तो बहुत बढ़िया था, फिर भी आप रिलीफ ये ले सकते हैं, कुछ बढ़ाया नहीं, यही अच्छा है। एक चीज जो थोड़ी सी मिसिंग थी वो थी कि हाउसिंग सेक्टर को लेकर, रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर थोड़ा फोकस और करते हैं और दो रीजन से, एक सेक्टर को पुश देने के लिए आज से, और ये ऐसा सेक्टर है जो आपके कई सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देता है और ढेर सारी और इंडस्ट्री से जिनको बढ़ावा देता है, तो उस लिहाज से अब हो सकता है वित्त मंत्री आने की डिमांड स्ट्रांग है, रियल एस्टेट सेक्टर वापस ऊपर आ रहा है, तो अभी इन्हें देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से मत देखिए, आप घर खरीदने वालों के लिहाज से भी देखिए, टैक्स पेयर सैलरी लोगों के लिहाज से देखें, जो लिमिट्स हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स की, प्रिंसिपल रिपेमेंट की हाउसिंग लोन पर, वो बहुत कम है। तो मुझे लगता है थोड़ी छूट, थोड़े डिडक्शन अगर वहाँ बढ़ जाते हैं और रियल एस्टेट पे थोड़ा फोकस होता, तो मुझे लगता है कि वो इकोनॉमी को थोड़ा पुश देने में सरकार का ही काम करता। तो ये दो छोटी चीज़ें हैं जो मुझे मिसिंग लगी, बाकी तो मतलब निकालने में आप निकाल ही सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते भी हैं, कल भी मैसेज चले थे कि कोई आपको बजट की अच्छाइयाँ देखनी तो एक पर्टिकुलर चैनल देखें, खराब देखना तो कोई दूसरा पर्टिकुलर चैनल देखें, लेकिन हम बैलेंस अप्रोच के साथ हम बताते हैं क्या अच्छा है क्या खराब। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इस सिचुएशन में इससे बढ़िया बजट आ नहीं सकता था। थम्स अप। हाँ बिल्कुल 100%, और जो चाहिए था बाजार को। आप देखिए हमने सबसे पहले शुरुआत की और हमने टाइटल दिया था ग्रोथ बूस्टर। उसके बाद लगभग सारे बिजनेस चैनल्स, सारे न्यूज चैनल्स, सारे प्रिंट मीडिया में कहीं न कहीं ग्रोथ और बूस्ट, इसके आसपास ही टैगलाइंस बनी इस बजट की। तो जब पता है कि हमें जो चाहिए था, हमें तो ग्रोथ बूस्टर ही चाहिए था जी, हमारी तो उम्मीद यही थी और हमारी उम्मीद के मुताबिक बजट आ गया। बिल्कुल, तो चलिए बढ़िया बजट है। बाजार भी ने भी थम्स अप दिया सर। जो प्री बजट रैली थी वो पोस्ट बजट भी कंटिन्यू हुई, एक थोड़ा डिप आया जो हर बार होता ही है, बट वहां से देखिए रिकवर होकर बाजार भी डेज हाई पर बने। आज का भी सेटअप आप कह रहे हैं बढ़िया है, तो बताएं सर फिर क्या रखना है ना सर। 17,425, 17,500 डेज सपोर्ट जोन है जी, और इसके नीचे 17,275, 17,350 स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर आ गया। तो अब बाजार की रेंज ऊपर शिफ्ट हो गई है, तो 200, 250, 300 अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो जाएगा, ये मानकर चलें। ऊपर की तरफ 17,650, 17,750 ये हल्की फुल्की रुकावट की जोन है। कल भी हमने कहा 17,650 पर जाकर रुकना चाहिए। एग्जैक्टली 17,625 का हाई बनाया है दीप। तो आज 17,650 के ऊपर खुलेंगे, इस रेंज में थोड़ा समय बिताएंगे। अगर 17,750 के ऊपर निकले तो 17,800, 875 वो जगह जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों करनी चाहिए। राइट, अच्छे बजट के बाद भी और एफआईएस की खरीदारी के बाद भी वहां एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर हम निचले लेवल का इंतजार। बैंक निफ्टी ने मुझे सिर्फ 38,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, 38,500 की ऊपर की क्लोजिंग देकर बैंक निफ्टी ने ऑब्लाइज किया है, और खासतौर से तब जबकि बॉन्ड यील्ड्स कल बढ़े हैं, बॉन्ड के दाम घटे हैं, उसके बावजूद बैंकिंग शेयर मजबूत रहे। सपोर्ट जोन ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ 38,050, 38,200 आज के लिए। नीचे 37,700, 37,850 जहां पर बार बार जाकर हम अटक रहे थे, वहां से एक बढ़िया ब्रेकआउट आपको मिल चुका है। ऊपर 38,850 2 या 3 बार हम लगभग इस लेवल के आसपास हाई बना चुके हैं। 38,850, 39,000 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। 39,225, 39,375। बेसिकली मेरा ये मानना है दीप कि 38,850 के ऊपर निकलकर टिक गए, आज बंद हो गए, तो 39,500 से 40,000 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ेगा, यानी कि वहां से 1,000-1,200 पॉइंट की तेजी और धीमे धीमे बनेगी। तो उस लिहाज से आपको इस रेंज पर करना है फोकस। वहां हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 39,300-500 की रेंज के आसपास। तो चलिए ये हैं आपके लिए बड़े लेवल्स। आज के ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर? 17,500, 17,700 छोटी रेंज है, 17,400, 17,750 दिन की मीडियम रेंज है, 17,350, 17,800 सारे राउंड फिगर हैं, इसलिए मैंने जल्दी बोल दिया, ज्यादा याद करने में मुश्किल नहीं आएगी आपको। बैंक निफ्टी 38,200, 38,850 छोटी रेंज है, 38,050, 39,025 ये 1000 पॉइंट की रेंज, बड़ी रेंज, मीडियम रेंज माफ कीजिएगा, 37,850, 39,225 बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले। ओके,
तो ये है आपके लिए सारे रेंज भी। कल के एक्शन में थोड़ी पोजीशंस चेंज हुई है सर, या उसी आसपास ही? एफआईएस के डेटा में बताना चाहता हूँ दीप, बढ़िया बात यह कि कल की तेजी के बावजूद एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में कोई बदलाव नहीं, 32% के 32% ही है। और कल एक्चुअली उन्होंने इंडेक्स शॉर्ट की है वापस से, लॉन्ग किए थोड़े लेकिन शॉर्ट ज्यादा किए। बिल्कुल। सो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अब भी कम है और नेट शॉर्ट ज्यादा है नेट लॉन्ग से, वो मुझे कंफर्ट देता है, मुझे ऐसा ही चाहिए। अच्छा, मार्केट में शॉर्ट लोग भी चाहिए अगर आपको बढ़ना है तो, करेक्ट, खाली तेजी से नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। शॉर्ट करने वाले भी उतने इंपॉर्टेंट है ताकि एक ज्यादा बढ़ने पर और शॉर्ट काटे, दो घटने पर भी काटे, तो शॉर्ट कवरिंग का भी आपको सहारा चाहिए। दूसरी बात है कि कल के सेशन में एफआईएस के डेटा में एक अच्छी बात हुई, बड़े लंबे समय बाद पॉजिटिव ना सही लेकिन बहुत छोटा आंकड़ा आया है बिकवाली का, सिर्फ 22 करोड़ का, और उसके सामने 2106 करोड़ के दीप उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, यानी कि नेट 2000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी कल स्टॉक्स में हुई है। कल एफआईएस का फोकस पूरा स्टॉक्स खरीदने में था। थोड़े इंडेक्स बेचे 414 करोड़ के, लेकिन वो छोटे हैं, और इसीलिए आज मैंने एफआईएस के डेटा को न्यूट्रल रखा है, नेगेटिव से एक नॉच अपग्रेड किया है। और अच्छी बात है कि स्टॉक्स खरीदें, इंडेक्स अभी तक नहीं खरीदा, उल्टा शॉर्ट किया है जी। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, सहारा यहीं से आएगा। बढ़िया, ये अच्छा संकेत है जी। तो चलिए, अच्छा। और हाँ, एक ये दूसरा एफएनओ में पुट कॉल रेशियो 0.97 है, अच्छी 3 दिन की तेजी के बावजूद पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे, बिल्कुल कंफर्टेबल है, मतलब ओवरबॉट नहीं है जी। और उस लिहाज से एफएनओ के डेटा में आपको यहीं पर टच कर दूं जी सर। 17,500 आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक। जब तक आप 17,500 के ऊपर आप तेजी में 75 पॉइंट गिर भी जाए तो क्यों, क्योंकि 17,500 के पुट और कॉल दोनों पर 29 लाख शेयरों का बराबर ओपन इंटरेस्ट है, वो बेस का काम करेगा। कमजोरी का संकेत 17,500 के नीचे आएगा, ऊपर 17,600-700 पर हल्की हल्की पोजीशंस बनी हुई है, खाली 18,000 पर जाकर 32 लाख शेयर की पोजीशन कम है, बजट की वजह से शायद कम थी वॉलेटिलिटी के लिए। अब आज से ऑप्शंस में पोजीशन ज्यादा बनने लगी, ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट हो गया आपका 38,000, 16 लाख शेयर है वहां पर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, आप बंद हुए हैं 38,500 पर, बीचों बीच 39,000 पर हल्की रुकावट है, 16 लाख शेयर वहां पर भी है, तो 38,000 39,000 वो रेंज आपको फिलहाल दिख रही है बैंक निफ्टी के लिए। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए और अच्छा कंफर्टेबल डेटा है, ये अच्छी बात है आज के सेटअप में। अब क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी अच्छी तेजी में है सर, तो बताएं क्या करना है मौजूदा पोजीशंस में? 17,325 अभी स्टॉप लॉस रखें जी, क्लोजिंग बेसिस पे भी यही रहेगा, इंट्राडे भी, बाद में इंट्राडे के लिए एक बार गैप से खुलने के बाद 17,500 पर ले आए। ओके, अभी यही रखिए, क्योंकि बाद में जरूर थोड़ा आपको लग रहा होगा दूर है, लेकिन ठीक है, एक दिन आप संभल के चलें, कल से फिर आपको स्टॉप लॉस नजदीक के मिलेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी 37,900, 600 पॉइंट दूर है, मैं जानता हूं, लेकिन निकल कर वही आ रहा है, डेटा के हिसाब से देना जरूरी है, बाद में हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। शॉर्ट अगर आप हैं तो होने नहीं चाहिए, कल जिस तरह की क्लोजिंग मिली है, और कल भी हम क्लोजिंग में ये बात कर रहे थे कि तेजी करके जाइए। शॉर्ट अगर आप हैं तो अब आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, 17,650 का जो खुलते ही आपका ट्रिगर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा और इंतजार करना है तो 17,750 का करें, लेकिन मेरी राय ऐसी होगी नहीं। 38,900, 38,850 पर हमने इस पूरे रनअप में हाई बनाया, उसके ऊपर निकलने पर बैंक निफ्टी की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन में से आपको निकल जाना चाहिए, चाहे वो डेली बेसिस पर हो चाहे क्लोजिंग बेसिस पर। समझ गया सर, ठीक है। तो चलिए, ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस की बात। अब क्योंकि गैप अप फिर से हो रहा है, 3 दिन की तेजी है, तो नई पोजीशंस में क्या करना है? खरीदे निफ्टी 17,500 से थोड़ा सा नीचे, 17,475 के स्टॉप लॉस के साथ, 17,650 700 छोटे टारगेट, 750 मीडियम टारगेट, 825 875 बड़े टारगेट, बीच में एक और घुसा दो 17,800, क्योंकि 17,800 पे भी एक जगह है वहां रुकने की। 800 825 और 875 ये टारगेट खरीदारी करने के लिए आज से। जो निफ्टी बेचना चाहते हैं 17,750 से मूड बनाएं, मूड माहौल देखकर डिसाइड करें। अगर वहां डाउ फ्यूचर 150 200 आपको 100 नीचे दिख रहे हैं तो वहां पे ही बेच दें, और अगर आपको डाउ फ्यूचर 100 150 200 ऊपर होने लगे तो आप 800 825 की रेंज तक का इंतजार करें। 750 से बेचने के बारे में सोचना तो शुरू कर दें कि कहां प्रॉफिट बुक करें। 825 के आसपास बेचे, जितना नजदीक बेचे बढ़िया है। स्टॉप लॉस 900 का होगा, क्योंकि 875 भी एक लेवल निकल कर आता है, तो 900 का स्टॉप लॉस है। नीचे में 17,700 17,650 दो छोटे टारगेट, 625 और 575 मीडियम टारगेट, और बहुत हुआ चांसेस कम है तो 17,500 तक। ये है आपके लिए बिकवाली किराया। आज एग्रेसिव कुछ नहीं, बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल आए, दोनों सिंपल है। ठीक है सर। अब बैंक निफ्टी खरीदना है आपको, स्टॉप लॉस 37,900 का है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि 600 पॉइंट नीचे से कम का मैं आपको स्टॉप लॉस दूं, सॉरी फॉर दैट। फिर भी आपको रखना है तो आप 38,150 का रख सकते हैं। ओके, हाँ,
यानी 250 पॉइंट और ऊपर है, लेकिन मेरे क्या अब वो खुलने के बाद देखेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ शिफ्ट करना है। टारगेट क्लियर है, वो बता दूं 38,850, थोड़ा सा उसके पहले एक छोटा टारगेट 38,725 का भी आता है, लेकिन मैंने वो हटा दिया है। 38,850, 925 छोटे टारगेट है, 39,025, 39,125 मीडियम टारगेट है, 39,225, 300, 375 ये बड़े टारगेट है। बेसिकली 39,450 तक का रास्ता बैंक निफ्टी में खुल रहा है, ये ध्यान रखिए। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 39,225 से 39,375 की रेंज में शॉर्ट करें, 39,500 का स्टॉप लॉस लगाकर वहां आपको बेचना है। टारगेट जो बनेगा दीप 39,125, 39,025, 38,925, 38,850 और 38,725 तक के टारगेट के लिए। ओके सर, तो ये है आपके लिए सारे के सारे लेवल्स और आज की पूरी स्ट्रैटेजी जो अनिल जी ने आपके सामने रखी है। अच्छा है, बाजार सेटअप अच्छा है, थोड़ा हल्का है, फेवर में ही रहना चाहिए। वायदा कारोबार के बैन में भी कोई स्टॉक्स नहीं है, डेटा की भी हमने बात कर ली, पर स्टॉक्स आइए आज के लिए स्टॉक ऑफ द डे। जी सर। दीप, आज एक बेहतरीन कैपिटल गुड्स कंपनी पर खरीदारी करने की राय है, और अब ये थीम जो हमने इस साल की शुरुआत में भी कहा था, दिवाली पर भी कहा था, कैपिटल गुड्स वाली कंपनी पर फोकस कीजिए, ये अच्छे चलेंगे। क्यूमिंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। ये एक मल्टीनेशनल कैपिटल गुड्स कंपनी है, बिल्कुल, और जितना कैपेक्स होगा उतना इस सेक्टर को फायदा होगा। कल एल&टी लाइमलाइट में था जी, बाकी कंपनियों पर फोकस कम आया। मुझे लगता है कि ये एक वो बेहतरीन पोजीशन स्टॉक है जहां पर बढ़िया मौका है खरीदारी करने का। छोटा सा स्टॉप लॉस है 935 का फ्यूचर्स में, मैं ये फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ। 960, 975 और 985 इन 3 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। 2-3 दिन का व्यू लेकर खरीदारी करें आराम से, और इसे होल्ड करें। चाहे तो आप थोड़ा सा कैश में डिलीवरी लेकर भी आप 5 से 7% की गेंस के लिए कर सकते हैं, अगर आप वैसा करना चाहें तो। बजट में जो कैपेक्स एक्सपेंडिचर बढ़ाने का अनाउंसमेंट हुआ, इसके चलते इस सेक्टर की अच्छी कंपनियों को फायदा होगा, और मैं कल वही स्टॉक्स ढूंढ रहा था जहां बड़ा मूव अब तक ना आया हो। बिल्कुल, तो कमेंट्स पर रखिए नजर, फ्यूचर्स पर है खरीदारी की राय अनिल जी की तरफ से। अच्छी गेन इस काउंटर पर आ सकती है स्टॉक ऑफ द डे। आइए, ये तो रहेगा फोकस में, ढेरों और स्टॉक्स हैं। बजट के तो इम्पैक्ट आज आने ही वाला है, और उस पर पूरा दिन हम एनालिसिस भी करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारी रिसर्च टीम भी बढ़िया रिसर्च लेकर आएगी। पर आज जो खबरों के दम पर शेयर्स हैं, कुछ नतीजे जो आए हैं, खबरें हैं और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन है, ये भी देखना जरूरी है। वो देखें, मुझे बजट स्टॉक एक्सचेंज में मुलाकात करने जा रहे हैं। हाँ सर, आज तो पूरा पैनल फिर से दमदार तैयारी करके आए हैं। बिल्कुल, पैनल की तरफ हम बढ़े थोड़ी देर में, तब तक आप एक बार खबरों वाली शेयर ले लें। बिल्कुल, तो कुशल बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें। बिल्कुल, तो नंबर्स के लिहाज से एचडीएफसी लिमिटेड और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर आपको फोकस रखना है कि यहाँ पर जो है नंबर्स आने वाले हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली F&O स्पेस पर आपको नजर रखनी है। अपोलो टायर्स, बलरामपुर चीनी, साथ ही डाबर, जुबिलेंट फूड, M&M फाइनेंस और जी एंटरटेनमेंट अपने नंबर्स जो है पोस्ट मार्केट डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। कैश स्पेस से BLS इंटरनेशनल, सांधा टेक, बालाजी अमीन्स, आईओबी, जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है। इनफैक्ट जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर भी आज विचार होने वाला है, तो यहाँ पर फोकस रखिए। इनफैक्ट बलरामपुर चीनी भी फंड जुटाने पर आज बोर्ड बैठक करता हुआ दिखेगा। टोरेंट फार्मा अंतरिम डिविडेंड 25 रुपए प्रति शेयर का इन्होंने ऐलान किया था, तो ये एक्स डे ट्रेड करेगा आज। साथ ही पोस्ट मार्केट अर्निंग्स में अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर फोकस रखिए। यहाँ पर नंबर्स मिले जुले हैं, हालांकि अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आय के आधार पर बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। 1.4% बढ़कर आय लगभग 3800 करोड़ पर आई है। हमारा अनुमान 3600 करोड़ रुपए का था। साथ ही एडजस्टेड बेसिस पर आप कंपनी की मार्जिन देखिए तो 66.4% के मुकाबले इस बारी कंपनी की मार्जिन 63.5% पर आई है। हमारा अनुमान 64.8% का था, तो अनुमान से हल्के से कमजोर आप कह सकते हैं मार्जिन फ्रंट पर यहाँ पर आते हुए दिखे। और कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर 1472 करोड़ रुपए का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान 1177 करोड़ रुपए का था, तो एस्टिमेट से बेटर मुनाफा जो है कंपनी ने दर्ज किया। हालांकि ओवरऑल करीब 5.5-6% की गिरावट रही है। टेक महिंद्रा ओवरऑल एज पर एस्टिमेट्स नंबर्स है। डॉलर आय जो है वो करीबन देखिए 4.1% बढ़कर 153 करोड़ डॉलर्स पर आई है। हमारा अनुमान 152 का था। कंपनी की मार्जिन 14.8% पर आती हुई दिखी है 15% के अनुमान के मुकाबले, और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 2% बढ़कर 1370 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हालांकि हमारा अनुमान 1450 करोड़ रुपए का था, तो अनुमान से हल्के से कमजोर मुनाफे के फिगर्स हैं, पर डॉलर आय अनुमान से बेहतर। तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे। कुछ और नतीजों के बारे में जानते हैं वरुण के साथ भी। मॉर्निंग वरुण, बताएं।
ओके दीप, तो काफ़ी सारे नतीजे जिसमें सबसे पहले तो पूना वाला फिनकॉप है, यहाँ पे आपको नजर रखनी है। नतीजे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि टोटल रेवेन्यू जो है करीब 13-14% के आसपास गिरे हैं, लेकिन मुनाफा जो है 6.5 गुना हो चुका है, 13 करोड़ से बढ़ के 96 करोड़ के आसपास आया। ग्रॉस एनपीएस में कमी आई है, 4.1% से गिर के 3.5% के आसपास आए हैं। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट रेवेन्यू 2.2% बढ़े हैं, लेकिन कंपनी का मार्जिन जो है वो हल्का गिरा है, 13% से गिर के 12.9%। मुनाफा जो है कंपनी का करीब 4% के आसपास का गिरा है। तो यहाँ पे ये नतीजे ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। मैंगलोर केमिकल नतीजे स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स है। रेवेन्यूज़ देखिए 2.25 गुना हो चुके हैं, एबिटा मार्जिन 4% के आसपास आए हैं और मुनाफा जो है 31 करोड़ के आसपास आया है। बेस क्वार्टर में एडजस्टमेंट है, जिसके कारण आपको ये नतीजे जो है काफ़ी बड़े देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ खबरें हैं जो मेरे पास है दीप, वो बता देता हूँ। सबसे पहले पीवीआर, आइनॉक्स लीजर, बर्गर किंग, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, जुबिलेंट फूडवर्क्स, इन कंपनियों पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि मुंबई में रेस्टोरेंट्स को जो 10 बजे तक पहले कहा गया था कि आपको बंद करना होगा, वो समय सीमा जो है अब हटा दी गई है। इसके अलावा पिछले पूरे कोविड में आपने देखा एक चीज़ जो नहीं खुली थी वो थी स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल भी 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं, ये ऐलान हुआ है। पार्क, बीच, गार्डन को खोलने के लिए कहीं ना कहीं जो रोक थी वो अब नहीं रहेगी। अम्यूजमेंट पार्क जो है वो भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। तो इसके चलते काफ़ी सारे स्टॉक जो है वो आपको नज़र में रखने हैं। और आखिरी में टाटा टेली सर्विसेज के भी बता देता हूँ, एक पॉजिटिव खबर आई है इस कंपनी के लिए। कंपनी ने डेट टू इक्विटी में बदलने का जो प्लान है उसको खारिज कर दिया है। डीओटी की बकाया रकम जो है वो कम होने की वजह से ये प्लान जो है खारिज किया गया है। पहले 850 करोड़ के आसपास की रकम थी डीओटी की तरफ से, अब ये 195 करोड़ के आसपास है। इसके लिए इन्होंने ये प्लान खारिज किया है, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे भी देखने मिलेगा आज आपको। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है। देवांशी, आप भी बताएं, कुछ खबरें आपके पास भी हैं क्या है? बिल्कुल, मेरे पास रिजल्ट्स हैं दीपांशु, बहुत सारे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे इंडियन होटल्स जो नंबर्स हैं वो अनुमान से काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं। इस तिमाही में जो आय है वो इस बार करीब 98% तक बढ़ती हुई दिखी है, ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है वो भी 96 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, जो कि पिछले साल कंपनी ने घाटा किया था। मार्जिन 29% पे क्लॉक इन किए और जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 322 करोड़ पे आया है। इसके साथ ही चोला इन्वेस्टमेंट नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। जो नेट इनकम है 9% तक बढ़ी है, मुनाफा 28% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इसके साथ ही जो असेट क्वालिटी है उसमें सुधार देखने मिला है, 5.85%। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 3.58% पे आए हैं। डिस्बर्समेंट्स भी 32% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। सोना बीएलडब्ल्यू, यहाँ पे आप देखिए कमजोर नंबर्स हैं क्योंकि जो मार्जिन्स हैं वो 30% से कम होते हैं, 26.5% के आसपास आए हैं। कामकाजी मुनाफा 11% तक कम होता हुआ दिखा है। आय केवल 1% तक बढ़ती हुई दिखी है, मुनाफा 3.5% बढ़ा है। अनुमान से कमजोर नतीजे हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स मजबूत नंबर्स हैं, इस बार आप देखिए मार्जिन स्टेबल हैं, 14% पे आते हुए दिखे हैं। मुनाफा इस बार 82% से बढ़ता हुआ दिखा है और जो आय है वो 97% से बढ़ती हुई दिखी है। वीआईपी इंडस्ट्रीज काफ़ी मजबूत नंबर्स आते हुए दिखे हैं इस बार। आय जो है वो इस बार ऑलमोस्ट 71% बढ़ी है, मुनाफा बढ़ा है इस बार और घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 33 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने क्लॉक इन किया है और मार्जिन आप देखिए 3.5% थे केवल पिछले साल, इस बार अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है और 14.5% तक के मार्जिन हैं। त्रिवेणी टर्बाइन के भी नतीजे अच्छे हैं, मार्जिन फ्लैट हैं 20% पे, लेकिन रेवेन्यू इस बार 30% बड़े हैं, मुनाफे में भी 30% तक की बढ़त है। आईएफपी दूसरी तरफ थोड़े से कमजोर नतीजे हैं क्योंकि आय इस बार आप देखिए 953 करोड़ पे आई है जो कि एकदम फ्लैट है और लॉस कंपनी ने बुक किया है 3 करोड़ का। मार्जिन भी 2% पे आते हुए दिखे हैं, 12% से घटकर। सतलज टेक्सटाइल मजबूत नंबर्स हैं, आय 48% बढ़ी है और साथ ही जो मुनाफा है वो इस बार 217% बढ़ा है और मार्जिन भी आप देखिए 8% है, वहां से 11% आते हुए दिखे हैं। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं जहाँ पे मार्जिन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और इसके चलते भी और अनुमान से भी बेहतर नतीजे कैश मार्केट्स के आते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, तो कैश मार्केट में तो ढेरों स्टॉक्स है जहां पर अनुमान से अच्छे नतीजे और इस बार का ट्रेंड भी ये रहा है कि नतीजों की लिस्ट अच्छी रही है। मार्जिन पे थोड़ा दबाव कुछ कंपनीज का है बट ओवरऑल नतीजे अच्छे रहे हैं। पर कुछ ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आए हैं, कुशल बताएं कैसे रहे हैं और आई थिंक कुछ खबरें और भी हैं आपके पास, बताएं इनके बारे में। बिल्कुल दीपांशु, सबसे पहले आयशर मोटर्स नंबर जो जनवरी ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं 58,838 यूनिट्स पर, यह अनुमान से थोड़े से कमज़ोर है। 60,060 का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कमज़ोरी का रुझान है इसमें। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी जो बिक्री के आंकड़े हैं 3.8 लाख यूनिट्स पर लगभग 4.85 लाख के मुकाबले सालाना आधार पर यहाँ पर भी कमज़ोरी दिखी है और हमारा अनुमान भी 3.9 लाख यूनिट्स का था। तो दोनों ही नंबर्स जो हैं हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स के अनुमान से कमज़ोर आते हुए दिखे हैं और जनवरी ऑटो बिक्री आंकड़ों में। विनाती ऑर्गेनिक्स, यहाँ पर VAPL प्लांट मार्च तक चालू होने की बात है, इन्होंने ये कहा है अपनी प्रेस रिलीज में। साथ ही कंपनी ने निश स्पेशलिटी केमिकल्स निर्माण के लिए सब्सिडरी VOPL का गठन भी किया है, जिसमें कैपेक्स जो है करीबन 250 करोड़ रुपए का होता हुआ दिखेगा। तो ये स्टॉक इस वजह से भी फोकस में रहेगा। ओके, तो
ऑटो बिक्री, ये भी कल नंबर्स आए, ऑफ कोर्स पूरे बजट के ऐलान में थोड़े नंबर्स मिस भी हो गए, बट आज पूरे ऑटो स्पेस पर आपको रखनी पड़ेगी नज़र। मारुति भी कल नंबर्स आए, टाटा मोटर्स के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, पर थोड़ा डिसअपॉइंट करा है जहां तक आइशर मोटर्स का सवाल है, रखेंगे इस पर नज़र। ब्रोकरेजेस भरपूर रिपोर्ट्स आई हैं, आइए आशीष से जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वंस के बारे में। आशीष, मॉर्निंग बताएं, एफआईआर में आज कहाँ है एक्शन? गुड मॉर्निंग दीपांशु। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। टेक महिंद्रा यहाँ पर नतीजे आए। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1601 रुपये के लक्ष्य के लिए 1506 के आसपास की क्लोजिंग है। हालांकि कमेंट्री अगर आप देखें तो ज़्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही है। कह रहे कि नतीजे अगर आए तो थोड़े से जो है बिलो एक्सपेक्टेशंस आए। वहीं मॉर्गन स्टैनली देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य घटा है, लेकिन घटाने के बाद भी देखें तो टारगेट प्राइस काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है। 2100 से घटाकर 1980 रुपये कर दिया है, करीब 1506 जैसे मैंने बताया कि कल की क्लोजिंग है। जेपी मॉर्गन भी ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 2000 रुपये के लक्ष्य के लिए, और नोमेरा अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 2220 रुपये के लक्ष्य के लिए, और मान रहे कि डील विंस के लिहाज से अगर आप देखें तो तिमाही काफ़ी बढ़िया है, तो हो सकता है कि अगला वित्त वर्ष भी जो है कंपनी के लिए अच्छा देखने को मिले। इसके अलावा एक और स्टॉक जो है कल सुर्खियों में था, वो है ITC। यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य हालांकि ज़्यादा ऊंचा नहीं दिया है, 251 का ही दिया, 228 के आसपास के कल स्टॉक बंद हुआ है। और ये मान रहे कि लगातार दूसरा साल ऐसा है जब बजट में जो है सिंध गुड्स जो है सिगरेट पर, टोबैको प्रोडक्ट्स पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है, तो ये अपने आप में कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। जेफरीज भी इसी व्यू के चलते देखिए यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और इनसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। 251 का लक्ष्य जो है मॉर्गन स्टैनली ने दिया है, जेफरीज जो है ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 300 रुपये के लक्ष्य के लिए, और इन्वेस्टेक भी अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 258 रुपये के लक्ष्य के लिए। अंत में नोमेरा की रिपोर्ट आई है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर, जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 216 के लक्ष्य के लिए। रिपोर्ट्स हैं और आईटीसी के लिए अच्छी खबर, क्योंकि लगातार दूसरे साल कुछ नेगेटिव नहीं आए, कुछ पॉजिटिव नहीं आए तो एटलीस्ट कुछ नेगेटिव भी नहीं आया इस कंपनी के लिए। तो आईटीसी हमारे पैनल को काफी पसंद है ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए दोनों तरफ की, और ऑफ कोर्स ढेरों और स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे और कल की तरह आज भी पूरा का पूरा दमदार पैनल तैयार है बजट स्टॉक एक्सचेंज में। अनिल जी, कैसा है मूड माहौल आज का? सर, माहौल कल से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कल तो वो है ना कि एक बड़ी इवेंट के पहले अरे ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये ऐसा होगा वैसा होगा, और जब सब कुछ अच्छा हो दीप तो फिर तो जोश अलग ही होता है। तो क्यों जोश ज़्यादा है वो मैं बताऊं उससे पहले एक बार हमारे सारे बजट स्टॉक एक्सचेंज के मेहमानों से मिल लीजिए। पूरी की पूरी टीम तैयार है, और अब मेरे लिए एक थोड़ा सा मुश्किल काम ये हो रहा है ये बताना कि आपने काम कल दिन भर ज़्यादा अच्छा किया था या कल शाम को ज़्यादा अच्छा किया था। तो शाम का तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो फिर भी शाम को काम में लगा था, आप लोग मजे कर रहे थे, लेकिन दिन भर में आपने क्या किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दिन भर में अगर आपने जो किया उसको मैं एक शब्द में रखूँ तो वो है कमाल, लाजवाब, बेमिसाल। क्यों? कुछ नंबर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले आपको बहुत बहुत बधाई। नंबर ये कि कल सिर्फ मैं यूट्यूब के नंबर्स आपको बता रहा हूँ, जी बिजनेस को यूट्यूब पर 21 लाख लोगों ने देखा है, 21 लाख लोगों ने देखा है, और ये नंबर है आपके लिए। दूसरा, लगभग 4,90,000 घंटे, 4,91,000 घंटे जी बिजनेस देखा गया कल, 4,91,000। तीसरा आंकड़ा देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि लाइव व्यू यूट्यूब पर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक समय 1 लाख के पार निकले, 1,04,000 एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, 1 लाख का आंकड़ा पहली बार पार हुआ है। और एक और आंकड़ा जो आपको मैं बताना चाहता हूं, और वो ये है कि 48 लाख टोटल इंप्रेशंस आए हैं यूट्यूब, और ये आंकड़े मैं सिर्फ यूट्यूब के बता रहा हूं। अभी फेसबुक, ट्विटर, बाकी सोशल मीडिया के सारे आंकड़े जिस तरह से मिलकर आएंगे, ये गूगल एनालिटिक्स से हमको जल्दी से आंकड़े मिल जाते हैं, तो ये सब आप लोगों का कमाल है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बिग अप्लॉज। और इसी के साथ मैं दो और, एक हमारी पर्दे के पीछे की टीम जो हमारी स्ट्रॉन्ग, डेडिकेटेड, एनर्जेटिक, पॉजिटिव टीम है, जिन्होंने कई हफ्तों की मेहनत के बाद इतनी बढ़िया बजट पे डिलीवर किए, प्रोग्रामिंग डिलीवर किए, नीट, क्लीन, सरल भाषा में, एकदम टू द पॉइंट, रियल टाइम बेसिस पर एनालिसिस, उनको बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बधाई हमारे दर्शकों को, जिनकी वजह से हम नंबर 1 हैं, क्योंकि अगर दर्शक नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। आपका प्यार है, आपका भरोसा है, आपको ये पता है कि इस बड़े दिन आपको कौन सा चैनल देखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट के इस बड़े दिन जब एक बिजनेस चैनल जनरल न्यूज़ चैनल से आगे निकले तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरल न्यूज़ चैनल के मुकाबले में हमारी व्यूअरशिप
काफ़ी ज़बरदस्त रही अभी तक जो आंकड़े आए हैं हमें सोशल मीडिया से, तो इस सब के लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। बजट के बाद आपने आई एम श्योर कि कल शाम जिस तरह से आपने बहुत मज़े किए हैं, मैं मिस कर रहा था क्योंकि मुझे ऑफिस में रहना था। आज की फाइन प्रिंट्स और वो सारे एनालिसिस और आज की पूरी प्लानिंग, चूँकि हमने वो कहते हैं ना कि आप बारात को बुलाओ एक दिन और बाद में बोलो एक दिन और रुकेंगे, तो कौन बाराती मना करेगा। बोले बढ़िया आप वक्त हो रही है, स्वागत हो रहा है, रुक जाते हैं। नहीं, ये मजाक की बात है, लेकिन आपने बड़ा दिल दिखाते हुए रुके। तो लेकिन फिर हमारा फर्ज बनता है कि वैसी तगड़ी प्रोग्रामिंग दूसरे दिन भी होनी चाहिए। तो आज की हमारी प्रोग्रामिंग का फोकस ही यही है कि बजट की फाइन प्रिंट्स और हमारे एक्सपर्ट्स की दमदार कॉल। एक आपको आइडिया दे दूं, कल कुल मिलाकर लगभग 130 कॉल्स आई हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से और उसमें से 100 से ज़्यादा के टारगेट अचीव हुए हैं कल ही में। तो ये गजब की परफॉर्मेंस आपकी थी और इसे बताने के पीछे मेरा पर्पज़ ये कि ताकि मैं आपके ऊपर थोड़ा और दबाव बना सकूं कि आज भी आपको उसी तरह की परफॉर्मेंस दिखानी है। तो शुरुआत करें। आशीष सर आज आप ही करिए। अनिल जी, मैं कॉल्स तो मार्केट खुलने के बाद दूंगा, बट ओवरऑल बजट जिस तरह का ग्रोथ बजट आया है, तो जो हम पॉजिटिव व्यू है सीमेंट, कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल्स भी, और कैपिटल गुड्स फाइनेंशियल्स और आईसीआईसी बैंक अनिल जी बहुत अच्छा लगता है फाइनेंशियल्स में। मैं पहले भी एक दो बार मेंशन कर चुका हूँ कि वो कछुए की तरह वो एचडीएफसी बन जाएगा, बाकी का पता नहीं, शायद एचडीएफसी वहीं रह जाए, बट आईसीआईसी बैंक और पीएसयू बैंक में स्टेट बैंक और बाकी एलएनटी तो अनिल जी मेरी फेवरेट पिक है ही। कल भी 100 रुपये की मूव दी है और वो अब उसकी रीरेटिंग भी हो जाएगी अनिल जी, वो बिल्कुल आगे निकल जाएगी। बाकी सिद्धार्थ भी उसमें कुछ जरूर ऐड करेगा और बाकी अनिल जी सीमेंट स्टॉक्स भी। तो ये कुल मिला के ग्रेसिम और भी वन ऑफ द पिक्स है। तो ये सारी स्टॉक्स हैं अनिल जी जो मतलब थीम है, ये जो पॉजिटिव लगते हैं। बाकी हम स्टॉक स्पेसिफिक कॉल देंगे। कल हमने एनएमडीसी और सेल की दी थी, मुझे लगता है वो आज भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और बाकी नए स्टॉक्स आज हम शेयर करते हैं। बिल्कुल। और सिद्धार्थ जी 1100-1200 से लगातार बुलिश और टारगेट बढ़ाते जा रहे हैं। एलएनटी के लिए आपको भी बधाई। बताएं सर, आज अब बजट के बाद की आपकी पिक। बिल्कुल धन्यवाद अनिल जी। और एलएनटी तो डेफिनेटली 2300 का टारगेट है और कल 2200 था, आज 100 और बढ़ा दिया। 2298 98 हम पूरा नहीं देते हैं अनिल जी। तो 2298 है और एलएनटी। और इसके साथ आज का जो पिक रहेगा वो होगा सीमेंट का दिग्गज अल्ट्राटेक सीमेंट। मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट पे खरीदारी करनी चाहिए। 115 मिलियन टन की तो कैपेसिटी है और कैपेसिटी से बढ़ेगी 9000 के टारगेट के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट। वाह, 9000 तक के टारगेट अल्ट्राटेक सीमेंट में। और सुमित जी आप भी बताएं। अच्छा, मतलब सुमित जी भी ऐसे तैयार हो गए, जब मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसी जगह आप जा रहे हो जहाँ कॉम्पिटिशन है कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन दिखे। आज आप सब लोग उस तरह के कॉम्पिटिशन में आए हैं। वोट पक्का है सुमित जी। बताएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। सबसे पहले तो आपको भी ऑन एयर बधाई कल के अचीवमेंट के लिए। अब अनिल जी, कल हमने जब शुरुआत करी थी तो मेटल सेक्टर की बात करी थी और कल पूरा मेटल सेक्टर परफॉर्म किया था और टाटा स्टील कल का पीक था जो 8% चला था। आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो है आईटी सेक्टर। मेरे को लग रहा है कि अब करेक्शन के बाद आईटी सेक्टर में यहाँ से बड़ा मूव आना चाहिए। टेक महिंद्रा अब आज का पीक और आने वाले दिनों का होना चाहिए। 1500 के आसपास इसमें खरीदारी करें। नीचे के अंदर 1475 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 1530 से 1550 के इमीडिएट टारगेट। और निफ्टी के लिए मैं फिर बोलना चाहूंगा, अब की बार फिर 18,000, उसके बाद 19 के पार। 19 के पार। ओके, चलिए हमारा जो बुल मार्केट का फॉर्मूला है उसका भी टारगेट कुछ 19,150 के आसपास पहला आता है और फाइनल टारगेट 21,080 का है जी। जो हमारे आगे के जो टारगेट हमने तय रखे हैं तो 19,000 वाला आंक तो आप पहुंचा ही देंगे। तो सुमित जी, कल टाटा स्टील कमाल का था। मतलब सुबह टाटा स्टील को पकड़ पाना, हेड्स ऑफ, बहुत ही ज़बरदस्त। ओके, कुणाल जी बताएं सर, आपका पसंदीदा स्टॉक अब है। अनिल जी, स्टॉक बताऊं उससे पहले आपको और अनिल जी पूरी टीम को मेरे, राकेश जी की ओर से, सबकी ओर से अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जबरदस्त काम किया कल अनिल जी आप लोगों ने। और विशेष रूप से अनिल जी आपने, और इतनी एनर्जी आप लेकर के आते हैं कि आपकी एनर्जी 1 मिनट भी कम नहीं हुई अनिल जी। तो क्या कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं बता दीजिए। आपको पता ही नहीं, आप सब लोगों से ले लेता हूँ थोड़ी सबसे। मतलब ये आपकी मुस्कुराहट, आपका साथ, हमारी टीम का योगदान, यही एनर्जी देता है। तो इससे और मज़ा आता है अच्छा काम करने के लिए। तो धन्यवाद कुणाल जी। और बड़ी बात यह है कि आप लोग समय निकाल कर यहाँ आए, 2 दिन हमारे साथ हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपनी एक्सपर्टाइज दे रहे हैं। इसी वजह से चैनल बेस्ट तब है जब पैनल भी बेस्ट है। तो आप लोग बेस्ट हैं, इसीलिए हम भी बेस्ट हैं। बताएं सर।
अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि एनबीएफसीज की बारी आएगी। कल हमने देखा कि सारे एनबीएफसीज में ब्रेकआउट एक के बाद एक आता हुआ दिखा, तो मेरी खरीदारी की राय है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर, जिसके चार्ट पर एक बुलिश डाइवर्जेंस बना, कल ब्रेकआउट आया और मुझे अनिल जी लगता है कि स्टॉक 1450 के लेवल्स को छुएगा। बाय करके चलें, स्टॉप लॉस रखना है 1250 रुपए पर, पहला टारगेट 1350 का, इवेंचुअल टारगेट 1400 का। ओके, 1350 और 1400 के टारगेट के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट में करनी खरीदारी। मुदित जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जिस तरह से नंबर 1 रहे और जिस तरह से कल का परफॉर्मेंस रहा, तो ऑन एयर आपको विश करते हैं और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सबके साथ मिलके। क्या बात। देखिए, आज के लिए पिक ऑफ द डे रहेगा आईटीसी। आईटीसी, यस। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप और आशु जी सेम फ्लाइट में जा रहे हैं, अलग अलग है आपकी? नहीं सर, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ये आईटीसी कल से ही चलना शुरू हुआ है और कल का स्टे हमारा आईटीसी में ही था, परसों का स्टे भी आईटीसी में ही था। तो इसलिए आईटीसी ने मूव करना शुरू किया है। आईटीसी ने कल के सेशन में जो स्विंग हाई था 227 का, उसका ब्रेकआउट दिया है, उसके ऊपर ही क्लोज होता हुआ नजर आया है। 210 पर डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद लगातार इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। आज के लिए 234 के टारगेट्स रहेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 224 का। ओके, तो चलिए, आईटीसी के भी चाहने वाले अभी भी हैं और अच्छे खासे हैं, तो आईटीसी खरीदारी करने की राय है आपके लिए मोदी जी की तरफ से। आपके और हिमांशु जी के नाम में जो कन्फ्यूजन होता है वापस से हो, इसको दूर करने के लिए मैं पहले अभी चले जाता हूँ हिमांशु जी के पास में, तो दोनों एक साथ निपट जाएंगे, राइट। तो हिमांशु जी के पास चलते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी बताइए आपकी पिक ऑफ पोस्ट बजट। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अनिल जी, जितना आपने शाम को ये एक्शन मिस किया है अपने काम के चलते, उससे कहीं ज़्यादा मैंने किया है, और स्पेशली इनकी ट्विटर पर पिक्चर्स देखकर। तो आशा करता हूँ कि अगली बार जल्दी फिर से मिलेंगे और मैं ये शायद फन मिस ना करूँ नेक्स्ट टाइम। आप और हम दोनों ऐसी पार्टी करेंगे और पिक्चर डालेंगे, ऐसी पार्टी करके ऐसी पिक्चर डालेंगे और बोलेंगे हमने इन सबको इसीलिए नहीं बुलाया कि हमने पिछली वाली मिस कर दी थी। बदला तो लेंगे, चिंता मत करो। बिल्कुल बताइए सर। जी अनिल जी, तो अनिल जी, फार्मा स्टॉक्स में कल एक अच्छा एक्शन बनते हुए नजर आया था। सन फार्मा हमने कल अर्ली डिप पकड़ा था और उसमें बहुत अच्छा मूव बना। मुझे लगता है और सिलेक्ट पॉकेट्स हैं फार्मा की जिसमें यहाँ पर रिकवरी आते हुए नजर आ सकती है। तो आज के लिए मुझे यहाँ पर बायोकॉन पसंद है। अनिल जी, एक अच्छा साइडवेज कंसोलिडेशन लगता है स्टॉक में पूरा हो चुका है और ऐसा लगता है कि जिस तरह से ऑप्शन डेटा प्लेस्ड है, यहाँ पर 400 रुपए तक का मूव स्टॉक में आज या कल तक आते हुए नजर आ सकता है। तो बायोकॉन यहां से खरीदारी करके चलने की सलाह है। 376 का कल का क्लोज है। एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 370 के नीचे का। अपसाइड में 392 और 400 रुपए तक के दो टारगेट्स बायोकॉन में मुझे लगता है आज के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। और अनिल जी, एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जैसा कि अभी आपने बताया, नंबर की 130 कॉल्स यहाँ पर कल बजट स्टॉक एक्सचेंज में दी गई। तो अनिल जी, इतनी मुश्किल हो रही थी टेक्निकली चार्ट स्टॉक ढूंढने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स यहाँ पर कल रिकमेंडेड थे। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि आज एक नया स्टॉक कैसे ढूंढा जाए। बिल्कुल ठीक बात है। और कई सारे कॉल्स रिपीटेड भी आ रहे थे, एक को पसंद आए, 3 को एक साथ आते हैं, चार्ट में तो आपके एक साथ ही आते हैं ना सारे के सारे। सो हमें और कोशिश ये कि हर एक को हम पढ़कर सुनाएं, लेकिन नहीं हो पाए, तो इसलिए हमने जो तरीका निकाला कि आपको कॉल साइड बाई साइड मिलती रहेगी, वो काम कर गई। आइए विश्वेश जी, क्या इरादा है आपका? देखिए, मुझे लगता है अनिल जी की दो चीज़ हुई है। पहले तो गवर्नमेंट का जो 600 बिलियन अलोकेशन है टुवर्ड्स कैपेक्स, उसकी वजह से मेटल्स, पाइप्स और होम, मतलब गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि 38 मिलियन होम्स को हमें कैटर करना है। तो जो 3 सेक्टर, क्योंकि इवन दो मैं 2 बजे पहुंचा होटल, मैंने 10-15 मिनट ब्राउज किया कि हुआ क्या था। तो ऐसे फ़ोन करके पूछ लेते मेरे को अनिल जी मुझे इतना समझ में आया, मेटल चलेगा, पाइप चलेगा। कितने बजे पहुंचा नहीं, और टाइम के साथ ये बता रहे कि 2:30 बजे पहुंचने के बाद भी देखो मैं आ गया। मतलब वो भी मतलब वो हमें ऑब्लाइज कर रहा है, हम मतलब काम इसका था, हमें ऑब्लाइज कर रहा है कि 2 बजे के बाद किया। तो मुझे अनिल जी ऐसा लगता है कि मेटल्स, हाउसिंग और एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू रूरल हाउसिंग, तो 1-2 स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो मुझे लगता है सेल, कल हमने 99 पे बाय दिया था, 104-5 हो गया था। मुझे लगता है वो 130-140 की ओर जा रहा है अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो। दूसरा अनिल जी, एक स्टॉक है आवास फाइनेंशियल, मैं इसको रिव्यू कर रहा था। देखिए 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट मैं जब उसको प्रोडक्ट बास्केट जाके देखता हूँ, होम लोन वगैरह, और जिस मार्केट को कैटर करता है,
है, मतलब लो इनकम क्लास को इन टर्म्स ऑफ यू नो गिविंग अ अफोर्डेबल हाउस, मुझे लगता है दिस स्टॉक इज अ डबलर। तो कल के दिन में मैंने इसको बाय दिया था 3000, मुझे लगता है कल के दिन में ही इसका ब्रेकआउट आया है। 2900 का स्टॉप लॉस रखना है, मुझे लगता है स्टॉक 3500 की ओर जा रहा है। तो आवास पहला स्टॉक रहेगा जो ट्रेडिंग के लिए कैश का स्टॉक है, और सेल इवन दो एफएनओ का है, लेकिन मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेना चाहिए 125-130 के लिए। बिल्कुल, तो दो बेहतरीन स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय विश्वेश की तरफ से आती हुई दिख रही है। किरण जी, आप तो बिल्कुल आज कॉन्ट्रास्ट ग्रीन में, बिल्कुल मतलब आपने डिसाइड ही कर रखा कि सबके अलग चलेंगे। आज देखो इधर विश्वेश की पॉकेट पे रेड है, जय थोड़े थोड़े पिंक हैं, सेठी साहब जैन साहब रेड में है, सिद्धार्थ जी रेड में है, राकेश जी रेड में, सिमी जी भी थोड़ी थोड़ी, आप अकेले ग्रीन में, कल आप अकेले रेड में, ऐसा क्यों? कि इनको तेजी समझाइए कि तेजी और मैंने समझाई है। चलिए ये अच्छा हुआ। तेजी सीखनी ये बताए सर। अनिल जी, पहली तो बात, कल मैंने एक बिटवीन द लाइन स्टेटमेंट किया था, वो था कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं था तो आप मंदी समझ गए, तो मैंने कहीं ना कहीं बोला ही नहीं था। बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज, सारे के सारे बुलिश थे, तो हमारे पैनलिस्ट को नजर ना लगे इसलिए मैंने मंदी की बात की थी। ये बात जरूरी, तो काला टीका होना चाहिए इस वजह से। और आपने देखा होगा कल सारे के सारे बुलिश कॉल्स ही थे मेरी ओर से भी, स्टॉक्स में तो सारे बाय कॉल्स ही थे। करेक्ट, ठीक बात। तो आज के लिए अनिल जी कैनफिन होम्स मेरा स्टॉक रहेगा जहाँ पे बाय करने की सलाह है। मुझे लगता है कि 620 का स्टॉप लॉस लेके आपको बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है 660 670 के तक के टारगेट्स आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये आपके लिए कैनफिन होम्स में खरीदारी करने की राय है। बंसल जी, आपको क्या पसंद है? सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तो स्टॉक की बात करेंगे। उससे पहले वो दूसरा बताओ। स्टॉक तो ले लेंगे, 365 दिन कभी भी ले लेंगे। नहीं अनिल जी, उससे पहले जो आपका जो अभी डाटा एनालिसिस था ना कि 120 से 130 कॉल 100 के ऊपर टारगेट हिट, तो अनिल जी इसमें एक वैल्यू एडिशन ये है कि अगर 120 से 130 कॉल थी 100 के ऊपर टारगेट हिट, तो उसमें कुछ कॉल जो बच गई, जो मार्जिन 20 से 30 कॉल का बच गया, उसमें कई कॉल ऐसी हैं जहां टारगेट हिट नहीं हुआ बट स्टॉक जो कॉल्स हैं वो प्रॉफिट के अंदर बंद हुई हैं। तो जो रेशो है स्टॉप लॉस वाली वो काफी कम है। बात सही है, बिल्कुल। हमने वही लिए जो टारगेट तक पहुंचे, तो आई एम श्योर कि सब ऊपर बंदी होंगे जिस तरह की मजबूती हुई। बताएं सर। अब मेरे को अनिल जी मेटल स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। सेल तो कल सबने दबा के रिकमेंड करा था। मेरे को हिंडाल्को काफी पसंद है, और हिंडाल्को की अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें एंटायर मेटल स्पेस में तो काफी स्ट्रांग है। ऑल टाइम हाइज इसके 546 के अराउंड के हैं, तो कम डिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। रिलेटिव भी देखें पूरे मेटल स्पेस में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। 487 490 एक बेस है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस 548 550 के टारगेट के लिए हिंडाल्को को खरीदना है। ओके, हिंडाल्को में खरीदारी करने की राय। जैन साहब, आपकी पसंद का शेयर बताइए। लिस्ट तो लंबी होनी है अनिल जी, बट फिर भी आप दिन के दौरान और देंगे बहुत सारी, और कल भी काफी सारे स्टॉक्स दिए थे। कुछ SEZ को लेकर बहुत बड़ा एक मुझे लग रहा कि जो कल कदम उठाए गए हैं, तो SEZ वाले स्टॉक्स में महिंद्रा लाइफ मैंने कल भी दिया था और आज भी मैं बोलूंगा कि वो स्टॉक अच्छा करेगा। और सीमेंट स्टॉक्स, क्योंकि जो इंफ्रा पे पुश है, कैपेक्स है, उसकी वजह से तो मंगलम सीमेंट है जो बहुत ज़्यादा चला हुआ नहीं, उस स्टॉक को देख सकते हैं। मेटल्स में मिधानी, जो कि वन ऑफ माय वर्स्ट परफॉर्मर्स है, मतलब मैंने जितने स्टॉक्स बताए पिछले 1.5-2 साल में, ये 500-600 आइडियाज में से ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेट परफॉर्मर है ये। लेट करा ही नहीं अनिल जी, मतलब लेट नहीं, मतलब वो नीचे है, मैंने 200 पे दिया था और ये स्टॉक आज भी 180-85 के लगभग है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है मानने में, क्योंकि 1.5 साल भी हो गए दिए हुए। फिर मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस बहुत ज़बरदस्त लगता है मुझे सेक्टर। तो आवास, आई मस्ट अप्रिशिएट विशेष जी, आवास क्योंकि मैं बहुत करीबी से देखता हूँ, मैं राजस्थान से हूँ तो मैं देखते रहता हूँ, और मैं पूरी कंपनी को और नज़दीकी से देखा हूँ चैनल चेक के साथ भी, बट वो मैं स्टॉक नहीं दे रहा, मैं दूसरा दे रहा हूँ LIC HFL। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है, कल भी परफॉर्म नहीं किया, और LIC का IPO भी आने वाला है, तो हो सकता है कि LIC HFL भी अच्छा करे। बाकी पूरे दिन के दौरान PSU बैंक्स मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, जैसे BOB PNB, वहाँ पे माहौल बना हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, TCS वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज है। मैंने कल भी दिया था जब आपने बोला कि आपकी तबीयत तो खराब नहीं है, तबीयत बहुत ठीक है अनिल जी। और बाकी कल रात को जो हमारी तबीयत ठीक हुई है, जो ट्विटर पे आज एक तरीके से वायरल हो रखा है, विश्वेश जी और आशु जी ने, हाँ, मतलब आंखें खुल गई जी मेरी। आप लोगों को अभी पता, मुझे तो पहले से पता है, तभी तो आप सब मेरे साथ में है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो ये सारे स्टॉक्स है।
आप जो प्रतिभाओं की बात करें, एक बार जरा मैं सिमी जी से भी पूछूं। सिमी जी, पैचअप हो गया कुणाल जी के साथ में? बिल्कुल सही पहचान हो गया। माफी मांग ली आपसे? हाँ, माफी मांग ली कुणाल जी ने? हाँ, माफी मांग ली। वो तो यहाँ पे बैठ के ही मांग लिए। मेरे बच्चों की वजी बोलना था, वो बच्चों की सुनाई नहीं दिया उनको। वो कैसा है? माफी नहीं मांगी होती तो अभी लाइव मांगनी पड़ती। बताइए सिमी जी, आपका पिक ऑफ पोस्ट बजट। तरह के तरीके ढूंढे उनको। डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं बोला। वेरी नाइस। बताइए सिमी जी। अनिल जी, मेरा भी दरअसल पिक ऑफ द डे है हिंडाल्को। कल मैंने एकदम सेशन में मैंने देखे गई थी, क्योंकि कल सेल का जो परफॉर्मेंस देखा था उसके बाद लग रहा है कि पूरा सेक्टर में कुछ होने वाला है। तो मेरा एल्यूमिनियम में अभी मैं फोकस करूंगी। हिंडाल्को का कल का क्लोजिंग काफ़ी शानदार आया था। एक मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ क्योंकि 515-16 के आसपास ब्रेकआउट है और मैं 511 का ही कल का क्लोजिंग था, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट होगा और इसका टारगेट्स भी मैंने छोटा रखा है। राकेश जी ने बड़े टारगेट्स दिए, तो राकेश जी के लिए मेरा ये स्टॉक चल जाएगा और ऊपर जाएगा। मेरा टारगेट्स 526 और 540 है। 500 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह है और ये स्टॉक डिस्क्लोजर है, ये मेरा पोर्टफोलियो में भी है। तो सिमी जी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। कुणाल जी के बजाय राकेश जी उन्हें ज़्यादा चार्ट कॉर्नर में समझ में आता है। अच्छा सेठी साहब, बताएं आपकी पिक। सबसे पहले तो अनिल जी, हेड्स ऑफ टू यू एंड योर टीम फॉर आवर वंडरफुल परफॉर्मेंस यस्टरडे। बाकी अनिल जी, बजट वाज गुड और कई सारे सेक्टर्स, मतलब जो 2-3 चीज़ें अभी खाली बोलना चाहूँगा बिकॉज टाइम अभी कंस्टेंट है, ड्यूरिंग द डे बात करेंगे। एक तो बैंक्स के लिए डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है, जो ECLGS स्कीम को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है। दैट इन माय ओपिनियन इज़ वेरी गुड फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। उसके अलावा जो SMEs को 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा जो फंडिंग करेंगे वो भी पॉजिटिव है, और केपेक्स का जो एक 7.5 लाख करोड़ का केपेक्स की बातें करी है वो भी बड़ा पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये जो सेक्टर्स है डेफिनेटली अच्छा करेंगे। बाकी मेरा आज का पिक ऑफ द डे रहेगा एक पूरे बजट भाषण में एक छोटी न्यूज़ जो कहीं छुप के रह गई, जो डेटा सेंटर को इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की बात करी है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट कमिंस इंडिया को होना चाहिए। तो कमिंस इंडिया में खरीदारी करने की सलाह है। 952 पे कल क्लोज हुआ, 990 का मेरा टारगेट है, 940 का स्टॉप लॉस। तो ये तो हो गई पिक ऑफ द डे। वहाँ विचार मिल गए आपके मेरे? क्यों समझा? मेरा भी स्टॉक ऑफ द डे आज कमिंस। अच्छा सॉरी अनिल जी, हम एक्चुअली लेट आए थोड़ी, तो मैंने देखा नहीं आपने स्टॉक ऑफ द डे आपसे क्या आप लेट आए? बताए सर जी। सेठी जी, हम नहीं लेट आए, आप लेट आए। नहीं वही मैं और हम, मतलब मैं और संदीप साथ में है तो अच्छा, साथ हो गए। कल कह रहे थे कौन जैन साहब और रात को हमें भड़का रहे कौन सेठी साहब जी। कल जब एक स्टॉक में इनका मत नहीं मिला, इन्होंने कहा कि मैं तेजी में नहीं हूं, तो सेठी जी ने कहा कि कौन जैन साहब। रात को जब घर जाना था तो सेठी जी ने कहा घर चलो, जैन साहब ने कहा कौन सेठी जी। चलिए बताइए इसके अलावा 2 पिक और इसके अलावा बताइए आपकी पिक। कमिंस इंडिया इज पिक ऑफ द डे। और जैसे मैं बोल रहा था प्राइवेट बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, तो इंडसइंड बैंक में आज भी खरीदारी करने की सलाह है। 920 के आसपास कल बंद हुआ, 950 का टारगेट, 915 का स्टॉप लॉस। और फाइनली तीसरा स्टॉक है सेल, जो मैच होता है विश्वेश जी के साथ मेटल्स पे, और मतलब स्टील और सीमेंट, जिस तरह का इंफ्रा स्पेंड की कल गवर्नमेंट ने बात करी है, तो मुझे लगता है मेटल्स वुड बी वेरी गुड फ्रॉम हियर ऑन। तो सेल पे खरीदारी करने की सलाह। आज का टारगेट है 110 रुपए का। ओके, 110 रुपए के टारगेट के साथ सेल में भी करें खरीदारी। लास्ट में बचे जय बचे। हाँ अनिल जी, मैं आपको पता तो है ना कि लास्ट में क्यों पूछा मैंने? जी। तो सबसे ज्यादा आपके लास्ट में आने से कौन खुश है? कोई नहीं। देखो विशेष जी बोल रहे थे कि भाई देखो आप फालतू में मुझे रोज बोलते हो कि मैं लेट उठता हूँ या लेट आता हूँ, आज देखो जय नहीं आए और मैं तो 2 दिन से देखो टाइम से आ रहा हूँ। तो विश्वेश जी को मैंने यही समझाया कि देखो 2 दिन समय से आने से नहीं होता, 2 दिन लेट आओ चलेगा, बाकी 360 दिन टाइम पे आना होता है। अनिल जी विश्वेश का वो दिखे कि वो जल्दी आया करके मैं लेट आया हूँ, तो वो पता नहीं चलता देखो, ऐसा दोस्त होना चाहिए। देखो खुद की बदनामी करके भी आपका नाम करा है। बताइए जाए आपका पिक ऑफ द पोस्ट वीक। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई अनिल जी, जबरदस्त एक्शन पैक डे था और एज एक्सपेक्टेड अनिल जी मैं तो कहूँगा कि इजी बिजनेस नंबर 1 आ गया और आना ही था अनडाउटेडली। और अनिल जी जहाँ तक मार्केट का था, तो मार्केट ने भी एक अच्छी पॉजिटिव क्लोज दी कल। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो कल बैंक निफ्टी में हम बुलिश थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 39,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में हमें देखने मिलने चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के दिन बैंक निफ्टी में 39,000 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। हम क्लोजिंग में भी कल बुलिश कॉल लेकर गए उस पर, और अगर 39,000 के लेवल्स अगर अनिल जी बैंक निफ्टी में निकलते
तो वहाँ से और बड़ी तेजी हमें लगभग 39,500 40,000 तक देखने मिलेगी। सो लेवल टू वॉच आउट फ्रॉम ईयर ऑन इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी पे वो 39,000 है। निफ्टी करीब 17,700 के आसपास जो लेवल्स पर SGX दिखा रहा है वही इंपॉर्टेंट है। सो मेरे लिए बैंक निफ्टी अनिल जी एक 17,700 और 39,000 करेक्ट। यस परफेक्ट। सो ये लेवल्स अनिल जी वन हैज़ टू वॉच आउट फॉर। जहाँ तक इंडेक्स का सवाल है और जहाँ तक सेक्टर स्पेसिफिक है तो अनिल जी एक कंसेंसस बाय मेरा भी है, जो मैंने भी एक सेल पे बाय रिकमेंडेशन दिया था और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे डेफिनेटली तेजी करके चले। मेरा तो 125 तक का टारगेट बन रहा है पोजिशनली वहाँ पे। ओके वंडरफुल। तो सेल खरीदारी करने की राय 125 के टारगेट के लिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपके लिए बेहतरीन पिक्स और आई एम श्योर जैसे ही मार्केट खुलेगा आज हमारे लिए ये चैलेंज भी है कि वापस से इतनी सारी कॉल्स किस तरह से आपकी वापस से 15% की क्या कर, कम से कम 150 तो देंगे। क्या बात है। चलिए तो हमारे सारे एक्सपर्ट बुलिश हैं और आप भी अपने कोई भी विचार हैं आप शेयर करना चाहते हैं, बजट के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, फाइन प्रिंट के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं, हैशटैग वही कल वाले ताकि आपको हमने नए नहीं बनाया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। हैशटैग बजट ऑन जी और हैशटैग ग्रोथ बूस्टर जी, ये दोनों ही आप हैशटैग का इस्तेमाल करें। हमारे सारे एक्सपर्ट जो ट्वीट कर रहे हैं वो भी इन हैशटैग से करें, तो ताकि आपको जो भी रिकमेंडेशंस चाहिए या जो भी आपको जानना है वो आप इस पर देख सकते हैं।